हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा के सेकेंड ईयर का एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन फार्मेसी में अचानक से डिप्लोमा सेकेंड ईयर के इस सब्जेक्ट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस के अंत होते होते समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक हमने क्यों उठाया है आपके आज के वीडियो के लिए। शुरुआत से बता दूं पहले चीज़ कि जब कभी भी आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें से एक मेजर प्रोपोर्शन आपके इस सब्जेक्ट का होता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। डिप्लोमा के बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में हैं या जो फर्स्ट ईयर में भी होंगे, आने वाले समय में आपके एग्जिट एग्जाम होंगे जैसा हमने वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एक वेटेज वाला सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो है तो डिप्लोमा का, लेकिन ये काम आएगा आपके डिफरेंट डिफरेंट जॉब के रेस्पेक्ट में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। और आने वाले समय में एक गुड न्यूज़ आपको मैं और दूंगा, वो ये है कि जब हमारे बी फार्मेसी के मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को भी वापस से रिस्टार्ट करेंगे। सो उन लोग के लिए भी अच्छी खबर है। चलिए हम देख लेते हैं सिलेबस का ब्रीफिंग। अगर आप ये सिलेबस देखते हो तो पहला पार्ट में आता है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें हमको हॉस्पिटल में फार्मेसी के डिस्पेंसिंग, कभी कभी फॉर्मूलरी, इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किसे कहते हैं? अगर आप एक जनरल पब्लिक से पूछोगे कि किसे हम हॉस्पिटल कह सकते हैं तो शायद आपका जवाब आगे पीछे घूमेगा, लेकिन कहीं एक जगह पे आकर के टिकेगा नहीं। सो हॉस्पिटल का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ का एक हिस्सा अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रूप में जॉब करते हो तो वहाँ पे स्पेंड होने वाला है। सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्या स्कोप होते हैं, क्या आप फार्मेसी के आगे यूज़ कर सकते हो हॉस्पिटल को अपने करियर के लिए। नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो के एस्पेक्ट में हम अपने स्कोप को कैसे टैली करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो मतलब आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में फार्मेसी और फार्मेसी के साथ साथ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मेडिसिन के डिस्पेंसिंग, प्रॉपर गाइडलाइन, पेशेंट काउंसलिंग, ये तो हमारा ही हिस्सा है। तो इसके क्या क्या स्कोप है हॉस्पिटल फार्मेसी के, इसमें आप ये चीज़ देख पाओगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हॉस्पिटल में क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, या यूं कहूं कि हायरार्की क्या होती है। सबसे पहले कौन होगा, इनके नीचे कौन होगा, इनके नीचे जो है इनका और कौन कौन नीचे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डेडिकेशन ऑफ अथॉरिटी कैसी होगी, ये हायरार्की मेंटेन करना है। कि यानी कि कह लीजिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन होगा, मालिक होगा, सीईओ होगा, वहाँ पे जो इंचार्ज होगा, मैनेजर होगा, फार्मासिस्ट होगा, वार्ड बॉय होगा, क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, टीचिंग, नॉन टीचिंग, या फिर आपके मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल, ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, इन सबको हम लोग एक साथ बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक फार्मासिस्ट की क्या क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो उसको उसकी ड्यूटी के समय अच्छे से निभाना पड़ता है। पेशेंट काउंसलिंग हो या तो मेडिसिन का प्रॉपर कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग हो, ये और साथ साथ एक प्रॉपर टाइम टू टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कराना अपने नियर एंड डियर कलीग्स को, नीचे जो काम करते हैं उनको, ये उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब, कौन कौन से क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, क्या क्या बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि इनका हम जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कर सकें। हर कोई फार्मेसी करने के बाद जॉब चाहता है, ना केवल फार्मेसी बल्कि कोई भी प्रोफेशन अगर आप करते हो, स्टूडेंट के बाद अब फाइनली पहुंचते हो मार्केट में, तो हर कोई चाहता है कि अच्छा खासा जॉब लग सके। पर जॉब सब चाहते हैं, पर सबके पास उतनी क्वालिफिकेशन और उतनी एक्सपीरियंस तो होते नहीं हैं। तो कैसे बिल्डअप करना चाहिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को, साथ साथ और कौन से स्किल्स को अपने में ऐड ऑन करते हुए चलना चाहिए ताकि आपके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ये सारी क्वालिटीज़ आपको सपोर्ट कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल, कौन सा जॉब है, उस जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो जॉब आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका काम का एरिया कितना है, दायरा कितना है, कि किसके अंदर रह के आपको काम करना है, उससे ऊपर नहीं जाना और चाहो तो उसके नीचे भी नहीं जाना, ये क्या क्या होता है। जैसे एक फार्मासिस्ट की जॉब होती है पेशेंट काउंसलिंग, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग और बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो ये आपके जॉब के स्पेसिफिकेशंस हो गए। उसके बाद है वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स एंड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपका वर्कलोड कितना है, वर्कलोड कितनी ज़रूरत पड़ती है एक हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करने के लिए, और आपस में जो और प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय है या फिर कोई और मैनेजर लेवल के हैं, इनका आपस में ना कि पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसा है
कैसे आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करोगे। जैसे अगर ये बंदा है तो अपने सीनियर से कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, ये उसके सीनियर से कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसा है, इस पे हम इसको स्टडी करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, GPP इन हॉस्पिटल। अभी तक आपने गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पढ़ा था, अभी तक आपने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पढ़ा था। अब एक नया वर्ड देख लीजिए, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। भैया आप फार्मासिस्ट हो, आपका होल सोल सारा काम फार्मेसी के आसपास ही घूमेगा, तो हम ऐसा क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं जिससे हमारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव हो और अपना सर्विस जो है हम जिस चीज़ के लिए अपॉइंट हुए हैं वो भी अच्छे से डिस्पेंस कर सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अंडर सेम यूनिट, वह हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स, क्या क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, FIP के हिसाब से क्या क्या बेसल स्टेटमेंट हमको बनाना है, AHSP के हिसाब से हमको क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको जो पढ़ाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू NAQS गाइडलाइन। हर एक का स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है, इसकी क्या गाइडलाइन है, NABH एक्रेडिशन क्या होता है, और साथ साथ रोल ऑफ फार्मासिस्ट का क्या होता है। इन एक्रेडिशन के साथ साथ डिफरेंट जो अथॉरिटी है, नॉर्मिंग अथॉरिटी है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी फार्मासिस्ट की इसके डेवलपमेंट में। फिर हम बात करेंगे यूनिट 2, डिफरेंट कमिटीज़ इन हॉस्पिटल। कमिटीज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। जैसे अगर आपने कभी किसी पूजा में पार्टिसिपेट करने के लिए दुर्गोत्सव में, गणेशोत्सव में कोई कमेटी बनाई होगी, तो वहाँ पे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, कोई कैश कलेक्ट करता है, कोई मैनेजिंग का काम करता है, कोई कुछ और चीज़ें काम करता है। सो इस हॉस्पिटल में भी एक कमेटी बैठेगी। ये कमेटी में हायर अथॉरिटी से लेकर के लोअर अथॉरिटी तक डिपेंडिंग अपॉन द डिग्निटी और उनका डेजिग्नेशन हम इस पर उनको रखते हैं। अलग अलग कमेटी होती है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा है, वह है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में PTC भी कहते हैं। तो ये PTC क्या है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, इसको किस लिए बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कितने फार्मासिस्ट, कितने डॉक्टर, कितने वार्ड बॉय, कितने नर्स, क्या क्या कितने इसमें होंगे और इनका काम क्या होगा, ये सब इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में, जब हम ऑफलाइन क्लासेस में डिप्लोमा लिया करते थे, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद अगला है आपका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। हॉस्पिटल के अंदर का कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, बनाई जा सकती हैं, क्या क्या खास बात रखना पड़ेगा उनका, व्हाट इज़ बेसिक डेफिनेशन, प्रोसीजर क्या है, फ्लो इसका जो एक प्रकार से बोल लीजिए कि फोर डेवलपमेंट क्या है, या इसका बाद में क्या यूज़ कर सकते हो हॉस्पिटल फार्मेसी का या हॉस्पिटल फार्मूलरी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हॉस्पिटल या हॉस्पिटल की चेन खुद की दवाइयाँ बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अपोलो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो वैसा ही कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कुछ प्राइवेट सेक्टर अपने प्रोडक्ट खुद ही बनाते हैं, इनको हम हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर रखते हैं। इसके बाद अगला है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इसमें आप देखोगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंडीशंस, या यूँ उसको उल्टा बोल सकते हो तो आप, तो वह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या है, आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा कि काफ़ी सारे केस में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, ना केवल कोविड-19 बल्कि और भी ऐसे कई कम्युनिकेबल और कंटेजियस डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते हैं। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप क्या क्या करोगे, किन किन कमेटी को रखोगे, क्या नया करेंगे, किन क्या इन्हांसमेंट करेंगे, क्या एडॉप्टेशन करेंगे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट डिस्कशन के बाद, मीटिंग के बाद ही होगा। तो इस मीटिंग में बैठने के लिए, डिस्कस करने के लिए एक कमेटी होगी जिसे हम इन्फेक्शन कमेटी कहते हैं या इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कहते हैं। कमिंग टू द फोर्थ यूनिट, दैट इज सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा है इसमें। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि जब कभी भी कोई प्रोडक्ट हमको चाहिए होती है तो ऐसा हमारे पास सीधा आ नहीं जाता, प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरर के पास। तो ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से वो आगे जाता है आपके होलसेलर के पास, होलसेलर से पास फिर आपके रिटेलर के पास, या फिर कोई और साइड चेन होगी तो फाइनली इससे आपके हॉस्पिटल के पास पहुंचेगा, इस हॉस्पिटल से पेशेंट के पास पहुंचेगा। तो ये है सप्लाई चेन कि कोई भी चीज़ कैसे सप्लाई की जा रही है आप तक। इसके अंतर्गत अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, कि कौन कौन से ड्रग की लिस्ट हमको बनानी है।